चलिए आज हम सोसाइटी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इंडियन सोशलॉजिस्ट के विषय में पढ़ रहे हैं और हमने कल आपको इंडियन सोशलॉजिस्ट को जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो क्वेश्चंस उनके सामने थे इंडिया के एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, उसके विषय में बताया। किस तरह से हमें वेस्ट में जन्मी इस ब्रांच ऑफ स्टडी सोशलॉजी के वाया इंडियन सोसाइटी को समझना था और इसके लिए हमें इस सोशलॉजी को फाइन ट्यून करना था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट को डीपली उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ स्टडी करे, उसका कास्ट सिस्टम, उसकी अपनी तरह की ट्राइबल सोसाइटी, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन होते हुए एक डिफरेंट स्टेट ऑफ एडवांसमेंट के साथ इंडिया एग्जिस्ट कर रहा था। इन सब चीज़ों के साथ उन समय में जो सोशलॉजिस्ट हैं भारत में ऐसी परिस्थितियों में तैयार होंगे जहाँ पर ना तो सोशलॉजी एक ब्रांच के तौर पर है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में है, और ना ही उसके पास किसी तरह के कोई फाइनेंसेस हैं जो उसे सपोर्ट करें। ये हिल तो नहीं गया? ठीक है, जो उसे सपोर्ट करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमारे सोशलॉजिस्ट, जिनमें कि दो शुरुआती बहुत महत्वपूर्ण हस्तियाँ थीं जिनका नाम हमने कल किया, अनंत कृष्ण अय्यर और शरद चंद्र रॉय, उन्हें हम पायनियर कंसिडर करते हैं सोशलॉजी की फील्ड में। विदाउट एनी स्पेसिफिक एजुकेशन और क्वालिफिकेशन उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया जिसके आधार पर आगे भारत में सोशलॉजिस्टों की एक जमात जन्म ले गई और ये एक रिसर्च फील्ड की तौर पर आगे बढ़ा, जिसने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से लेकर के सोसाइटी में जो विचारक वर्ग है, द सिविल सोसाइटी, द एक्टिविस्ट, द इंटेलेक्चुअल सेगमेंट, उसको भी भारतीय समाज को देखने का एक नया नज़रिया दिया, एक नया डाटा, एक नया प्लेटफॉर्म दिया। इसके तहत हमने फॉर्मल सेटअप के वाया, यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में सोशलॉजी को चलाने वाले, दैट इज़ गोविंद सदाशिव घुरे का जिक्र किया था। कल हमने उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया। आज उन्हीं के द्वारा दी गई कास्ट के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके वजह हम बहुत सी चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए, चैप्टर चाहे वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट हो, इंडियन सोशलॉजिस्ट हो, दुनिया की कोई भी किताब हो, आपको कुछ चीज़ों को समझना है। देखिए, अलग अलग विद्याएँ होती हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न विद्याएँ हैं। इन सभी विद्याओं का अर्थ अंततः विद्या है। आप एक विद्यार्थी के रूप में विद्या ग्रहण करते हैं और वो विद्या इस बात पर आश्रित होती है कि उसमें कितनी विद्याएं समाहित हैं। अब उसमें एक विद्या हिस्ट्री की हो सकती है, एक विद्या पॉलिटी की, एक इकोनॉमी की, एक सोसाइटी की, और उसके अंदर सोसाइटी, पॉलिटी, हिस्ट्री को पढ़ते हुए उसमें फिर अनेकों विद्याएं आप पढ़ते हैं, जिसमें कि आप इंडियन स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, इनके अलावा कई तरह के और स्कॉलर्स भी हैं, उन्हें भी आप पढ़ते हैं। अंततः आप पढ़ाई करते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो पढ़ाई है, महत्वपूर्ण जो है वो विद्या है। चाहिए क्या हमें? एक्चुअल आउटपुट क्या चाहिए हमें? आउटपुट हमें चाहिए एक विद्वान जो विद्या का वहन करता है। विद्यावान, दैट इज विद्यावान, विद्यावान, विद्वान। तो हमें एक विद्वान चाहिए। जब आउटपुट में एक ही चीज़ है, दैट इज़ विद्वान, तो इनपुट में भी विद्या ही होगी। आप कितनी विद्याओं से उस विद्या का निर्माण कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो आप केवल पढ़ाई पर ध्यान रखा करें। अमूमन छात्र इस बात में ही फंस जाते हैं जीवन में कि वो शिक्षा को सेगमेंटलाइज करते रहते हैं। ऐसे में इस टॉपिक को कॉलेज के लिए पढ़ना है, इस टॉपिक को एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए पढ़ना है, इस चीज़ को नॉलेज के लिए देख रहे हैं, सिर्फ ये एंटरटेनमेंट है। अंततः इन सभी विद्याओं का एक ही अर्थ है, आपको विद्यावान बनाना, यानी कि विद्वान बनाना। यदि आप इसे इन डिफरेंट सोर्सेस को केवल एक ही चीज़ में कंसिडर कर लें कि ये सिर्फ पढ़ाई है, अलग अलग पढ़ाइयों को आप अगर कन्वर्ज कर लें कि ये एक पढ़ाई है, तो आप लाइफ स्किल्स में कन्वर्ट होते हैं। आपको स्किल्ड बनाना एजुकेशन का पर्पस होता है, और स्किल्ड यहाँ पर वो है जो अपने और लोगों के जीवन को सार्थक बनाए, बेहतर बनाए, उपयोगी बनाए।
आपको शिक्षा से भिड़ना नहीं है, एजुकेशन के साथ फाइट मत करिए। एजुकेशन के साथ आपकी कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के दौरान कोई कंपटीशन या फाइट नहीं चल रही है कि आप उन्हें सभी सब्जेक्ट्स को पटकनी देते जाएं, पटकते जाएं। आप उनके साथ जुड़िए, उनसे मिलिए, उन्हें अपने भीतर आत्मसात करिए और आप सशक्त बनिए। आपकी उनसे लड़ाई नहीं है, आपकी उनसे मित्रता होती। अंततः वो सब आप ही के अंदर समा जाएंगे। जैसे आप कितने डाइवर्स सोर्स से फूड कंज्यूम करते हैं और उसका आउटपुट क्या है? आउटपुट यही है, आपका मास, आपका बॉडी वेट गेन होता है, आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, आप में ज़्यादा एनर्जी आती है। आप जितने भी तरह के फूड ले लें, एंड रिज़ल्ट तो यही आएगा। इसी तरह से विद्या है। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से आप चीज़ों को सीखा करें। तो जब आप इंडियन सोशलॉजिस्ट, वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट इनको देखते हैं, पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने विद नेम किस सोशलॉजिस्ट को पढ़ा। महत्वपूर्ण ये है कि वो सोशलॉजिस्ट आपको किस ओर दिखाना चाहता है, आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी दृष्टि कितनी बनी, आप विद्वान बने या ना बने, आप समाज के और निकट पहुंच पाए कि नहीं, समाज की इन जटिलताओं को और सुलझा पाने योग्य बन पाए कि नहीं, आप गहराइयों में गए कि नहीं, और उसको जाने के बाद आपने उसे अपने भीतर ढाल दिया कि नहीं। ये है इसका अर्थ। उसी अर्थ के साथ हम आपको पढ़ाते भी हैं और हमारा निवेदन है कि आप हमारे दूरदर्शक इसी तरह से पढ़ा भी करें। तब आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तित होंगे और तब फिर चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो या कॉलेज के एग्ज़ाम की बात हो, जो प्रश्न होंगे उनका समाधान तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला भी आपसे यही तो चाहता है कि आप समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है उसका बेहतर उपयोग करने योग्य उसे बनाएं, जीवन को बेहतरीन बनाएं, समाज को बेहतर दिशा की ओर लेकर के जाएं। तो यदि आपका व्यक्तित्व उस रूप में निर्मित होता है तो आप सहजता से उन प्रश्नों के उत्तर कर देंगे। लेकिन यदि आप युद्ध कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के साथ, टॉपिक्स के साथ, नोट्स के साथ, ये फिर आपके व्यक्तित्व में परिवर्तित नहीं होगी शिक्षा। और जब तक विद्या आपके व्यक्तित्व में परिवर्तित नहीं होगी, आप चूकते रहेंगे चीज़ों में। फिर अंतर नहीं पड़ता कि आप एक एग्ज़ाम में सफल हुए या असफल हुए, आपका स्कोर कॉलेज में कम आया या ज़्यादा। अंततः आप जीवन को उपयोगी ही बना करके जाएंगे, क्योंकि आपने शिक्षा का, ज्ञान का सही महत्व समझ लिया। वो किस क्षेत्र में बनाते हैं ये तो समय ही बताता है, लेकिन आप उपयोगी बनाएंगे। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपका समय इन बातों में भी इस्तेमाल कर लिया। अब हम लेक्चर के कंटेंट से चलते हैं, मजबूर हैं, ऐसी बातें करते ही रहते हैं। चलिए, तो जीएस घुरे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कास्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है? 6 बिंदु हैं महत्वपूर्ण, इनको 1 बाय 1 समझते हैं। हमने इन्हें पहले कई बार देखा है, अच्छे से किया भी है, समझा है। घुरे के नज़रिए से आज फिर कर लेते हैं। पहला है कि कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिवाइडेड है, सेगमेंटल डिवीजन है उसमें। एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से सेगमेंट्स बने हुए हैं और हर कास्ट किसी एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एवरी कास्ट कोई एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। कास्ट इज डिवाइडेड इनटू, अर्थ क्या है इस बात का? कास्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लोज्ड, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्लोज्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स और कंपार्टमेंट्स। So caste is divided into a number of closed, mutually exclusive segments or compartments. Each caste is one such compartment. Okay? तो caste divided है, closed mutually exclusive segments, यानी कि एक डिब्बा मान लीजिए कि मेरी कास्ट का है, मेरी कास्ट के सभी लोग उस डिब्बे में हैं और वो हमारा डब्बा बंद है, क्लोज है, और म्यूचुअली हम एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि बगल में ही आप हैं, आपका एक डिब्बा है आपकी कास्ट का,
आप और आपके कास्ट वाले सभी उस डिब्बे में बंद हैं। अब हम दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रवैया रख रहे हैं, हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है। म्यूचुअल एक्सचेंज एक्सक्लूसिव है, ना कि इंक्लूसिव। यानी कि ना आप अपने डिब्बे से निकल के मेरे डिब्बे में आ सकते हैं, ना मैं अपने डिब्बे से निकल के आपके डिब्बे तक जा सकता हूँ। हम एक दूसरे से एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि एक्सक्लूडेड हैं, एक दूसरे से अलग हैं। आई बात समझ में? प्रत्येक कास्ट, हर कास्ट इस तरह का एक डिब्बा ही है, एक कंपार्टमेंट या एक सेगमेंट आप कह लीजिए, और हर डिब्बा अपने आप में क्लोज है। और हर डिब्बा किसी दूसरे डिब्बे से, यानी कि म्यूचुअली दो लोगों के बीच की जब हम बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव है, यानी कि एक दूसरे से एक्सक्लूडेड हैं, जुदा हैं, इंक्लूसिव नहीं है। ये लाइन ये बताती है कि पहला शब्द यहाँ पर आता है कि क्लोज्ड क्यों है। कास्ट नाम के ये कंपार्टमेंट्स, ये सेगमेंट्स क्लोज्ड क्यों हैं? देखिए, ये इसलिए क्लोज्ड हैं कि भारत की यदि बात करें तो कास्ट जो आपको प्राप्त होती है, आपकी जो कास्ट निर्धारित होती है, उसका एकमात्र तरीका ही जन्म है, बर्थ। कास्ट आपको बर्थ के द्वारा, बर्थ के दिन ही मिलती है। कास्ट आपको बर्थ के द्वारा, यानी कि जन्म के द्वारा, जन्म के दिन ही मिलती है। ना तो इसे आप चेंज कर सकते हैं और ना ही इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। इस लाइन का अर्थ ये है, आप उस कास्ट में जन्म होने के बाद आप ये कहें कि मैं इस कास्ट का नहीं हूँ, मैं ये कास्ट नहीं लेना चाहता हूँ खुद पर, तो आप इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, आपकी जाति वही रहेगी। और आप यदि चाहें कि आप अपनी कास्ट बदल लें, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कास्ट आपको जन्म पे ही मिल गई है। तो जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ है वही आपकी कास्ट रहने वाली है। अब सपोज कीजिए कि एक कंपार्टमेंट ए है, एक कंपार्टमेंट बी है और एक कंपार्टमेंट सी है। आप अगर कंपार्टमेंट ए में जन्मे हैं तब आपकी कास्ट ए होगी, और आप हमेशा सारी ज़िंदगी इस कास्ट ए से ही जाने जाएंगे। आप कास्ट ए के कंपार्टमेंट में जन्म लेने के बाद कास्ट बी या कास्ट सी नहीं हो पाएंगे कभी भी जीवन में, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। और आपके आगे जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी कास्ट ए में ही होंगे, उनके आगे जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी कास्ट ए में ही होंगे। तो ये डिब्बे का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, बट इस डिब्बे के अंदर कभी बी नाम का डिब्बा नहीं आ पाएगा, कभी सी नाम का डिब्बा नहीं आ पाएगा। इन सभी डिब्बों का साइज़ बढ़ता जाएगा अपने आप में, लेकिन हर डिब्बा एक दूसरे डिब्बे से, ये दोनों म्यूचुअली हमेशा जुदा ही होंगे, एक्सक्लूसिव ही होंगे, और हर डिब्बा क्लोज्ड होगा। कारण ये है कि जाति का निर्धारण ही जन्म से हो जाता है, अन्यथा कोई और तरीका है ही नहीं जाति प्राप्त करने का। आई बात समझ में? भारत भर में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, विवाह के बाद जो कन्या होती है, जो वधू होती है, वो वर पक्ष की जाति में कंसिडर होने लग जाती है, काउंट होने लग जाती है। लेकिन इसका इतना महत्व नहीं रह पाता है, क्योंकि जो आगे संतान होगी उसे अपने पिता की ही कास्ट एडॉप्ट करनी होती है, क्योंकि वही उसे दी जाती है, और पिता की इस कास्ट का संबंध फिर पत्नी यानी कि बच्चों की माता की कास्ट से कोई रहता नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ सत्य है कि जो कास्ट है वो जन्म से ही आगे चलती है। अब इसी आधार पर यह भी एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ हमारे कानूनी प्रक्रिया की। मान लीजिए कि कोई एक कन्या है और उनके पिता मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट हैं या अदर बैकवर्ड क्लास हैं, और उस कन्या का विवाह जो है वो मानिए कि एक जनरल कैटेगरी के हस्बैंड के साथ हो गया, यानी कि उस कन्या का विवाह एक जनरल, वर जो है वो जनरल है। तो विवाह के पश्चात भी, यानी कि आफ्टर द मैरिज भी, वो जो कन्या है उसका शेड्यूल कास्ट कोटा या शेड्यूल ट्राइब कोटा या अदर बैकवर्ड क्लास कोटा ये कंटिन्यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
ये बात समझ में आई? उसका कारण ये है कि जो कास्ट है इन कन्या को, वो इनके पिता से मिल चुकी है, यानी कि जन्म से मिल चुकी है, और ये हमेशा रहेगी। एक इसका कारण ये था जो मैंने अभी बताया। एक कारण यह भी है कि उनको कोटा इस आधार पर इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि कोटा इसलिए दिया जाता है कि वो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड रही हैं। तो अब किसी से विवाह हो गया तो उनकी वो पहली परिस्थितियां तो बदल नहीं गई ना, तो इसलिए अब जीवन भर उन्हें इस बात की सज़ा ना भुगतनी पड़े कि भाई उन्होंने किसी जनरल कैटेगरी से विवाह कर लिया है, जिसकी वजह से समय की घड़ी में पीछे जा कर के आपने उनका पास्ट भी सुधार दिया है, उनकी डिप्रीवेशंस पास्ट में जाके आपने ख़त्म कर दी हैं, जिससे कि अब उन्हें कोटा ना दो। तो ऐसा नहीं है, ये इलॉजिकल है चीज़। वो कानूनी अगर उम्र मानी जाए 18 बरस के बाद उनका यदि विवाह हो सकता है भारत में, तो 18 बरस तक वो उस डिप्रीवेशंस में रही हैं और उसकी वजह से ही उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ी शिक्षा के स्तर पर या एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर। तो आगे भी उनकी ये बरकरार रहने वाली है, जो भी संरक्षण, जो भी प्रोटेक्शन संविधान ने उनको दिया है, कोटा सिस्टम। लेकिन इनकी और इनके पति की जब संतान उत्पन्न होगी, इनकी जब इन दोनों के द्वारा एक संतान को जन्म दिया जाएगा, वह संतान को कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे उनकी माता किसी रिजर्व कैटेगरी से भी थी, क्योंकि फिर वो मेल लीनिएज से ही काउंट होगा। तो ये काउंट किया जाएगा कि उनके जो संतान है उसका जन्म जनरल कैटेगरी के परिवार में हुआ है, और वो जनरल कैटेगरी ही काउंट होंगे। तो जो कास्ट है वो जन्म से आती है। इसलिए ये कास्ट के विषय में घुरे ये कहते हैं कि कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। सेगमेंटल डिवीजन है। कास्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लोज्ड mutually exclusive segments, compartments, and each caste is one such compartment. Now you cannot change your caste. ऐसा भारत में सिस्टम था और आज भी है। देखिए, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो जिस समय में ये कंसेप्ट दिए गए हैं उस समय से अब तक कुछ परिवर्तन आए हैं, कास्ट सिस्टम में परिवर्तन आए हैं, ये भी सत्य है। देयर आर चेंजेस, तो वो हम लेक्चर्स के वाया करते ही रहते हैं। लेकिन ये सभी के सभी लक्षण कॉन्टिन्यूअस भी हैं कास्ट सिस्टम में, ये भी सत्य है। परिवर्तन भी आए हैं, सत्य है, लेकिन ये कास्ट सिस्टम में ऑल द फीचर्स ये कॉन्टिन्यूअस भी हैं, ये भी सत्य है। तो इस बात को आपको समझना है। ये पहला बिंदु मुझे लगता है घुरे के द्वारा दिया गया, आपको समझ आ जाएगा और समझ आ चुका है। अगला पॉइंट है इसमें, कास्ट इज बेस्ड ऑन हायरार्किकल डिवीजन। क्या अर्थ है इस बात का, क्या कहना चाहते हैं? कास्ट डिवीजन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कंपार्टमेंटलाइज ही नहीं है, ये हायरार्की भी फॉलो करती है। इस अर्थ का मतलब क्या है? कोई भी दो कास्ट कभी भी इक्वल नहीं होंगी, या तो ये हायर होंगी या एक कास्ट दूसरे से या तो हायर होगी या लोअर होगी, ये इक्वल कभी भी नहीं होंगी। ये भी एक गुण है, ऐसा घुरे बताते हैं और ये सत्य है। आप देखेंगे भारत में भी। यहाँ पर आप कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने कल भी समझाया था, मैं क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो मैं उसी हिसाब से फिर से आपको ग्रुप करके बताता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, जो कास्ट है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण इज अ कास्ट, ये कास्ट है। जो सब कास्ट है वो होगी जैसे शुक्ला, जैसे मिश्रा, इस तरह से शुक्ला मिश्रा। हाँ, वो बात अलग है कि ब्राह्मणों में भी ये बना लिया गया है कि पहले 3 गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये 3 सबसे टॉप मोस्ट ब्राह्मण है, फिर आगे 13 ब्राह्मणों की और वो अलग बात है, चलो उस पर नहीं जाना अभी हमें। ये सब कास्ट हैं, शुक्ला मिश्रा, ये सब। आई बात समझ में? तो आप इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम इनको अमूमन नॉर्मल बातचीत के दौरान इनको कास्ट कहते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, तो वो कहते हैं शुक्ला। आपकी कास्ट क्या है, कहते हैं मिश्रा। एक्चुअल वर्ड है कि आपकी सब कास्ट क्या है, शुक्ला। आपकी सब कास्ट क्या है, मिश्रा। ओके, तो ये गोत होता है।
ये शुक्ला मिश्रा, जब आपको मैंने शब्द दिया तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने कहा कि कास्ट कभी इक्वल नहीं होती, जबकि हम सब तो इक्वल हैं, शुक्ला हैं, मिश्रा हैं, ये सारे हम तो इक्वल ही हैं, भारद्वाज, हम तो सारे ब्राह्मण ही हैं। सही बात है, मैंने कब कहा कि सब कास्ट इक्वल नहीं हो सकती? वो तो हो सकती हैं, कास्ट कभी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो ब्राह्मण कास्ट है अब ये किसी और कास्ट के साथ इक्वल नहीं होगी। अगर मैं पुरानी व्यवस्था में चला जाऊं, वर्ण व्यवस्था की बात करूं, तो फिर अब आप किसी को भी ले आइए, राजपूत ले आइए, कोई खत्री ले आइए, जिसे कि हम वैश्य कहते हैं, राजपूत जैसे कि क्षत्रिय, और खत्री समाज जैसे कि वैश्य समाज, ट्रेडर, कमर्शियल क्लास, बनिया, ये इनसे या तो लोअर हो सकते हैं या हायर हो सकते हैं। अब वर्ण व्यवस्था में लोअर ही होंगे, बट इस कास्ट की इक्वल कोई और कास्ट नहीं होगी। अब तो हर कास्ट जो है वो एक लेवल को दर्शा रही है और उसके इक्वल कोई और कास्ट नहीं है। तो कोई भी दो कास्ट कभी इक्वल नहीं होंगी, ऐसा बताया गया। हायर और लोअर हो सकती है, इक्वल कभी नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? जैसे पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक कास्ट है जट, ओके, और पंजाब में कोई भी और कास्ट जो है वो या तो इससे हायर होगी या इससे लोअर होगी, लेकिन इसके बराबर नहीं होगी। ये एक ही कास्ट है। हाँ, इसमें सब कास्ट कई हो सकती हैं, मैंने बताया आपको, टिल्लो हो सकते हैं, बाजवा हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, लेकिन कास्ट एक ही है जट, और ये एक ही है। इसके ऊपर नीचे हो सकती हैं कास्ट दूसरी, इसके बराबर नहीं हो सकती, ऐसा घुरे कहते हैं। तो हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट जो है वो कंपार्टमेंटलाइज या सेगमेंटलाइज ही नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही नहीं है, वो इससे आगे हियरार्की में भी आती हैं। सो कास्ट इज बेस्ड ऑन हियरार्किकल डिवीजन ऑल्सो। सेगमेंटल डिवीजन तो है, इसके साथ साथ कास्ट में दूसरी कौन सी डिवीजन है? हियरार्किकल डिवीजन, हियरार्की है, ओके। सो कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन और कास्ट इज बेस्ड ऑन हियरार्किकल डिवीजन। ईच कास्ट इज स्ट्रिक्टली अनइक्वल टू एवरी अदर कास्ट। नो टू कास्ट आर एवर इक्वल। दो कास्ट कभी भी इक्वल नहीं होती। तीसरा कंसेप्ट वो देते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शन। कास्ट की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देते हुए घुरे मानते हैं कि कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि सोशल इंटरेक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जैसे कि खास तौर पर शेयरिंग ऑफ फूड, भोजन बांटना आपस में। अब इस आधार पर देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि किताबों में भी इसका वर्णन आता है, और बहुत सी मूवीज़ में, बहुत से शोज़ में, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपने ये देखा होगा कि जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक समारोह में अलग जगह बैठ कर के ब्राह्मण खा रहे हैं और अलग जगह पर बैठ कर के शेड्यूल कास्ट के लोग खा रहे हैं। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप इन कुरीतियों को समझें और इनसे मुक्ति दिलवाएं समाज को, ना कि मैं इन चीज़ों का समर्थन करता हूँ। तो अगर मैं कभी दलित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए, मैं उसको फॉलो करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो एक जगह देखेंगे तो ब्राह्मण खा रहे हैं, हो सकता है वो टेबल चेयर पर बैठे हों। दूसरी जगह देखेंगे तो नीचे ज़मीन पर दरी बिछा करके या बिना दरी के ही बैठाया होगा दलितों को। पहले तो बैठने का एक अंतर और भोजन का अंतर, एक साथ बैठ करके खाना कभी नहीं खाएंगे, फूड शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें ये इंटरेक्शन को, ये आपसी इंटरेक्शन जो है खाने के मामले में ये ना हो, इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है कास्ट। इसलिए आप देखेंगे कि जो इंडिया में अर्बन सोसाइटी है, ख़ास तौर पर अर्बन सोसाइटी में भी अर्बन मिडिल क्लास, इंडियन अर्बन मिडिल क्लास ने कास्ट के द्वारा लगाई जाने वाली बहुत सी पाबंदियों से खुद को मुक्त करवाया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है शहरों में होने वाले समारोह, और अब तो गाँव में भी होने लगा, लेकिन काफ़ी हद तक शहरों में जो बफे सिस्टम होता है। आप ये नोटिस करेंगे कि बफे सिस्टम जो होता है उसमें सब एक साथ ही खाना लगा हुआ है, आइए और खाना लीजिए और खाइए। इस तरह का आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, सभी फूड शेयर कर रहे हैं आपस में। उसी बर्तन में से आपने भी खाना लिया, उसी में से कोई आपके पीछे खड़ा है वो भी लेगा। वहाँ जाति महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। जो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को फॉलो करते हैं
वो फिर उन समारोह में नहीं जाते हैं, जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, इसमें कोई बात नहीं कि ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं कि भाई जिस चीज़ से उन्होंने खाना डाला अपनी थाली में, हम उसको पकड़ के अपनी थाली में खाना नहीं डालेंगे। ऐसे विचार के बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर उनका ये तरीका है कि वो ना जाएं, जाते नहीं हैं। लेकिन अमूमन समारोह ऐसे हैं। तो अर्बन सोसाइटी इस तरह की कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने में कामयाब हुई है। वहीं अर्बन सोसाइटी की तरफ से दूसरी तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन इसको तोड़ने में किसी हद तक कामयाब हुई हैं। पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में रहा भी है। इसलिए अगर आप देखें तो चुनाव के समय में राजनीतिक लाभ भी कह सकते हैं आप इसे, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, या फिर अगर आप किसी फिर पॉलिटिशियन से पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको उत्तर देगा कि उस समाज को प्रथम पंक्ति में लाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ये कास्ट के बैरियर्स को तोड़ने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो वो आपको अमूमन चुनावी समयों में जो दलित हैं उनके घरों में भोजन करते दिखेंगे। क्यों है ये इतनी बड़ी बात कि राहुल गांधी भी जाते रहे और अमित शाह को भी आपने देखा होगा, वो जाएंगे। बंगाल में भी ऐसा किया उन्होंने, बिहार में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी किया, और राहुल गांधी ने भी ये बहुत बार किया कि जाएंगे और दलितों के साथ बैठ करके उनके घर में उनके द्वारा परोसा जाने वाला खाना खाएंगे। मतलब वो फूड शेयर कर रहे हैं उनके साथ, जो खाना वो खा रहे हैं वही खाना ये खा रहे हैं। जबकि पहले भोजन बटा हुआ था, किनको क्या परोसा जाएगा ये बटा हुआ था। ये बहुत ही पुराने समय से भी चला आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे चले जाएं, अगर मैं पुराणों की बात करूं तो भोज आयोजित किए जाते थे। भोज बहुत बड़ी चीज़ है ये। भोज ही क्यों आयोजित होते थे? क्योंकि इसी से फिर निर्धारित हो जाता था कि कौन सा भोज परोसा जाएगा। देवताओं का भोज परोसा जाना है या असुरों का भोज परोसा जाना है। तो भोज शब्द, भोजन, भोज करेंगे, कोई भी अच्छा उपलक्ष्य है तो भोज कर लीजिए। भोज ही करना क्यों? क्योंकि भोजन से ही निर्धारित हो जाएगा कि कौन आने वाले हैं कौन नहीं, क्योंकि भोजन बटा हुआ था। देवताओं का अलग भोजन, असुरों का अलग भोजन। तो इसी आधार पर आप देखें कि फिर जब आप शिव पुराण देखते हैं, जब आप महादेव के कैलाश में भोज देखते हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र ये दिखने में आएगा कि असुर भी आमंत्रित हैं और देवता भी आमंत्रित हैं। तो दोनों को एक ही सा भोज परोसा जा रहा है। तो वो समानता को बढ़ाते हुए नजर आते हैं, समानता के प्रतीक भी हैं वो। लेकिन यहाँ भी आप लड़ाई देखेंगे कि इस बात पर लड़ाई होगी कि पहले भोज किसको परोसा जाएगा, देवताओं को या असुरों को, कौन ऊपर है। तो ये भोजन एक भारतीय सभ्यता में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। ये केवल पेट भरने का आधार नहीं है, समाज में ये आपके सामाजिक स्थान को निर्धारित करता है। सोशल पोजीशन, द लोकेशन, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस तय होता है। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। ये एक बड़ा मुद्दा शोषण का भी है, तो शोषण का आधार भी बना है। और ये एक बड़ा आधार है वर्गीकरण का, वर्णीकरण का, जिसके तहत कि पोल्यूशन और नॉन पोल्यूशन एलिमेंट जुड़े हैं। यानी कि ये सोशल इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला कंसेप्ट इतनी आगे चला जाता है, भोजन से भी आगे निकलता है कि इनके हाथ का तो भोजन खाना ही नहीं, इनकी तो भोजन पर परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, इनकी हम पर भी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। भोजन खाते समय इन्होंने देख लिया हमें, या भोजन के समय में ये सामने से निकल गए, या भोजन करते हुए ये आ गए, ऐसे कई शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो उन्हें अछूत कर दिया जाता है, अनटचेबल्स। मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई। ये भी देखिए, भोजन ना शेयर करने का, और भोजन किसको कैसा सर्व करना है, और भोजन की क्या मर्यादाएं हैं, उससे जुड़े नियम इतने सख्त हैं कुछ वर्गों के विषय में कि वो फिर इसी आधार पर अछूत हो जाते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए आपके भोजन पे। भोजन करते समय उनकी छाया आप पर ना पड़े, भोजन करते हुए आपके सामने से ना गुजरें, आपको उनकी आवाज़ ना सुने, ध्वनि ना सुने, क्योंकि उन्हें अपवित्र काउंट किया जाता है। तो ये पोल्यूशन और नॉन पोल्यूशन का कंसेप्ट है। आई बात समझ में? तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है कास्ट, किसको क्या भोजन परोसा जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो देवताओं का भोजन अलग है, असुरों का भोजन अलग है। तो मांस मच्छी, तो आपने अगर छोटे बचपन में अगर आपने एक
मूवी देखी हो, मेरे ख्याल जय माता दी मूवी है, तो उसमें माता वैष्णो देवी की कहानी है उसमें। तो श्रीधर पंडित हैं मेरे ख्याल से, उनको माता वैष्णो कहती हैं कि भाई आप भोज करवाइए, और उसमें भैरव भी आता है, भैरव को बुलाया जाता है। तो भैरव ये कहता है कि हमें तो मांस मच्छी चाहिए, वो ला के दो, हमारा भोजन तो वो है। तो वो ये चीज़ नहीं देते, वो ये कहते कि ये वैष्णव भोज है, इसमें ये सब नहीं दिया जाएगा आपको, मांस मदिरा मच्छी नहीं दी जाएगी। तो इसी बात पर भैरव रुष्ट हो जाता है, निराश हो जाता है, और फिर देवी जो भोजन परोस रही होती है उनका हाथ पकड़ लेता है, और फिर उन्हें जब देवी अपने आप को छुड़ा करके चल पड़ती हैं तो वो उनके पीछे भागता है, और भागते भागते वो सारी कहानी माँ वैष्णो गर्भजून में भी समय बिताती हैं, और माँ वैष्णो ऊपर हैं त्रिकुटा पर्वत, और फिर अंततः भैरव का सिर माँ वैष्णो के भी भवन से ऊपर कट करके पहुँच गया। कटरा जब आप जाते हैं वैष्णो देवी के ऊपर भैरव का सिर पहुँचा हुआ है, माता के त्रिशूल से पहुँचा दिया गया। कहानी भोजन की जाए ना, कि जैसा आपका भोजन वैसी आपकी प्रवृत्तियाँ, यानी कि वैसे ही आपके इंटरेस्ट मैटर, आपकी रुचियाँ, वैसा ही आपका कंडक्ट, वैसे ही आपका व्यवहार, वैसी ही सोच, तो वैसा ही आपका समाज। इस तरह से भोजन एक अहम भूमिका निभाता है। तो अमूमन कास्ट सिस्टम के तहत आप देखेंगे कि शेयरिंग और फूड और पर्टिकुलरली पोल्यूशन और नॉन पोल्यूशन से जुड़ी हुई कहानियाँ दिखेंगी, एक स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। ये लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शन स्पेशली द शेयरिंग ऑफ फूड। ओके, इसलिए आज भारत की सभ्यता में ये बहुत बड़ा आधार बन जाता है राजनीतिक समय में कि भाई हमने वहाँ जा कर के खाना खाया, उनके साथ बैठ करके खाया। ओके, कास्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर डिफरेंट कास्ट। अब देखिए, जब सेगमेंटल डिवीजन, हियरार्किकल डिवीजन, ये दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं, तो इनसे फिर क्या हो जाता है, सेगमेंट्स में आप डिवाइडेड हैं, हियरार्की वाइज आप डिवाइडेड हैं, हायर से लोअर की तरफ। तो इनसे ये हो जाता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज में डिफरेंसेस आ जाते हैं डिफरेंट कास्ट के। आई बात समझ में? यानी कि अधिकारों में, दायित्वों में अंतर आ जाता है। जैसे जो शूद्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का जो धर्म माना गया है वो यही माना गया है, उनका दायित्व यही माना गया है कि उन्हें ऊपर के इन तीनों वर्गों को सर्व करना है, इन तीनों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, यही उनका दायित्व है। तो उनकी ये ड्यूटीज़ हैं। और जो इन वर्णों से भी बाहर हैं, जो किसी कास्ट सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, अवर्ण हैं, जो जैसे कि अनटचेबल्स, यानी कि जिनको मैं दलित कह के पुकारता हूँ, आपको समझाने हेतु अगर उस विषय में बात कर लें तो फिर उनका तो गांव के एक पर्टिकुलर स्थान पे ही निवास होगा, जहाँ पर गांव का सारा मल मूत्र निकल के इकट्ठा होता है उस क्षेत्र में। जैसे पंजाबी में गांव का छप्पड़ का इलाका कहते हैं। जितने भी जानवर मर जाते हैं, जितने भी मृत शरीर गांव के इकट्ठे होते हैं, ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए कामकाज उनको दिए जाते हैं, यानी कि अनपॉल्यूटेड वर्क। मैला ढोना, मैला निकालने करने का काम उनको दिया जाता है। तो देखिए, ये ड्यूटीज़ दी गई उनको, लेकिन गांव के कुएं से जल वो नहीं ले सकते, गांव के तालाब से जल वो नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारे राइट्स जो हैं ये रिजर्व रख लिए गए गांव के सवर्णों के लिए, सवर्णों में भी ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों के लिए। ये गांव से स्वच्छ मीठा शीतल जल वो ले सकते हैं, गांव के उच्च स्थानों को इस्तेमाल करके उन्हें अपने मंदिरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस श्राइन्स हैं उनमें इनकी एंट्री होगी, वेदों का अध्ययन ये करेंगे। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, वेद सुन भी नहीं सकते, और मंदिरों में जाना भी उनका निषेध है। तो बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी ड्यूटीज़ ये बदल जाती हैं कास्ट टू कास्ट, ये भी सत्य है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो हायर कास्ट में लोग बिलोंग कर रहे हैं उन्हें प्रिविलेज्ड सेक्शन माना जाता है। उनका इकोनॉमिक यानी कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन की फील्ड में ही डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं राइट्स और ड्यूटीज़ के केस में। सेकुलर मैटर में भी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन लेना, शूद्रों को और अवर्णों को यानी कि दलितों को कहाँ अनुमति थी?
लेकिन स्वर्णों में भी हम टॉप की बात करें, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की, तो यह एजुकेशन लेते थे, वैश्य भी लेते थे। तो ऐसे में ये सारे सेकुलर मैटर कि गांव के किस क्षेत्र में इनके पशु चरेंगे या नहीं, ये जल ले सकते हैं उस बावली से, उस कुएं से कि नहीं, धार्मिक स्थानों पर ये जा सकते हैं कि नहीं, शिक्षा ले सकते हैं कि नहीं, घोड़ी चढ़ सकते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत से मामले, क्या पहनावा पहन सकते हैं क्या नहीं। साउथ इंडिया में यहाँ तक रूल थे कि अगर आप दलित समाज से हैं तो अपर बॉडी वुमेन जो है वो कवर नहीं कर सकती थी, नेकेड रहना पड़ता था, कवर करते थे तो सज़ा दी जाती थी। तो इस तरह से ये कास्ट है जो आपके बहुत सारे रिलीजियस और सेकुलर मैटर में राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन करती है, जिसकी वजह से राइट्स और ड्यूटीज़ डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कास्ट। और इसी की वजह से कुछ सेक्शंस के राइट्स फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनके ऊपर बहुत सारी फोर्स्ड ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, यानी कि उस सेक्शन को हम डाउन ट्रोडन सेक्शन कह सकते हैं, सफर्ड सेक्शन कह सकते हैं, सप्रेस्ड सेक्शन कह सकते हैं, ऑप्रेस्ड सेक्शन कह सकते हैं और डिप्राइव्ड सेक्शन कह सकते हैं, जिनमें कि शूद्र और दलितों का जिक्र मैं करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो सेक्शंस हैं, जो कास्ट हैं, वो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, चाहे इकोनॉमी के मैटर में हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे उनका एक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, एजुकेशन के क्षेत्र में उनका एक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉलिटिकली भी वो प्रिविलेज्ड हैं, इकोनॉमिकली भी वो प्रिविलेज्ड हैं और सोसाइटी वाइज भी, सोशली भी वो प्रिविलेज्ड हैं। ये उनके राइट्स बहुत ज़्यादा हैं और ड्यूटीज़ उन पर उतनी अधिक है नहीं। आई बात समझ में। और जो दायित्व भी हैं उनके स्किल्स का ही डेवलपमेंट करते हैं, उनकी समाज में प्रतिष्ठा ही बढ़ाते हैं, वो उन्हें पीछे की ओर नहीं ढकेलते। अगर दायित्व है भी, ड्यूटीज़ है भी, तो वो उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उन्हें आगे लेकर के जाते हैं। इस तरह से कास्ट इन डिफरेंसेस को प्रमोट करती है और ये कभी बदलते भी नहीं हैं, क्योंकि कास्ट एक बार निर्धारित हो जाती है जन्म के आधार पर। कास्ट रिस्ट्रिक्ट्स द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये बहुत बड़ी चीज़। क्यों? देखिए, समझिए आप इस बात को कि कास्ट ए, कास्ट बी, कास्ट सी, आपका एक कास्ट में जन्म हो गया है और उसी कास्ट के अकॉर्डिंग अब आपको राइट्स और ड्यूटीज एलोकेट होंगे। और मान लीजिए कि आपका कास्ट डी में जन्म हुआ है, सपोज कीजिए, जिसके तहत कि आपको ये राइट ही नहीं है कि आप एजुकेशन लें, तो आप एजुकेशन अगर ले ही नहीं सकते कभी, तो फिर आप उस एजुकेशन के वाया जो ग्रो हो सकते थे वो कभी नहीं होंगे। तो मजबूरन आपको वही करना है जो इस कास्ट के लोग कर रहे हैं, यानी कि हर कास्ट से जुड़ी हुई कुछ ऑक्यूपेशंस हैं और उस कास्ट में जन्म लेने वाला वो व्यक्ति उसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करता है, वो उस ऑक्यूपेशन से बाहर नहीं जा सकता। आई बात समझ में। हर कास्ट से जुड़ी हुई कुछ ऑक्यूपेशन है और वो उसी ऑक्यूपेशन में कंटिन्यू होगा, क्योंकि कास्ट जन्म के आधार पर है, कास्ट जन्म से निर्धारित है और कास्ट से निर्धारित है कामकाज। तो आप किस कास्ट में जन्म ले रहे हैं, आपको कामकाज उसी हिसाब से करना है। तो जैसे कि कास्ट नहीं बदली जा सकती एक बार जन्म लेने के बाद, तो फिर उस कास्ट के आधार पर जो कामकाज है वो कामकाज भी नहीं बदला जा सकता एक बार उस कास्ट में जन्मने के बाद, क्योंकि कास्ट का ओरिजिन बर्थ से है और ऑक्यूपेशन का ओरिजिन कास्ट से है। तो अगर कास्ट नहीं बदली जा सकती आफ्टर द बर्थ, तो ऑक्यूपेशन भी नहीं बदला जा सकता आफ्टर दैट कास्ट। वो कास्ट ने आपको ऑक्यूपेशन दे दिया। तो इंडियन सोसाइटी में एक बहुत ही रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर है, जो डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिस भी कास्ट है। मैंने बताया कि समय के साथ इसमें बहुत से परिवर्तन आए हैं, ये भी एक सत्य है। संविधान लागू हुआ, रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई, आज बड़े पैमाने पर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, बैंकिंग सर्विसेज हों, क्लैरिकल, इंश्योरेंस सर्विसेज, या कोई भी क्षेत्र में अब आप चले जाइए, स्पोर्ट्स में चले जाइए, बिजनेस में चले जाइए, एवरीवेयर सभी तरह की कास्ट आज आपको हर तरह के ऑक्यूपेशन में नजर आएंगी। ये बात सत्य है, परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन ये सभी लक्षण कंटिन्यू भी हैं एज इट इज़, ये भी सत्य कहानी है। क्योंकि उसका सीधा उदाहरण है कि मैं आप ही से सवाल करता हूँ कि फिर आप ही मुझे बताइए कि आज भी आप इतने बड़े